हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है 7 सहेलियाँ। बच्चों, आप भी कहेंगे ये 7 सहेलियाँ कौन सी हैं? तो बच्चों, ये हमारे देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 राज्य जिनसे मिलकर के बनता है पूर्वोत्तर, इनको कहते हैं 7 सहेलियाँ। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नवीन जानकारी इस पाठ के माध्यम से मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। भारत के पूर्वोत्तर में एक ही क्षेत्र में 7 प्रदेश हैं। इन प्रदेशों को अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हम इन्हें हिंदी में 7 सहेलियाँ कह सकते हैं। चाहे सिस्टर्स कहें चाहे सहेलियाँ कहें, इससे एक बात स्पष्ट होती है, बहनों में कई बातें समान होती हैं। लड़कियां किसी को तभी सहेलियां बनाती हैं जब उनमें सामान्य विशेषताएं हों। ये प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। हम यह जानना चाहेंगे कि इन प्रदेशों की कौन सी बातें सामान्य है जिनके कारण इन्हें सहेलियां कहा जाता है। ये सारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश हैं। आप जानते हैं कि हिमालय की श्रृंखला कश्मीर से पूर्व तक लगभग 1500 मील लंबी है। हिमालय के पूर्वी छोर में ये सारे प्रदेश स्थित हैं। पहाड़ों में घर मैदान की तरह कतार में नहीं बने होते, तो पहाड़ों के बीच जो छोटी सी घाटी होती है उसी में आबादी बसती है। इस कारण एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचना अत्यंत कठिन काम होता है। अतः हर घाटी के लोग दूसरी घाटियों से कटे होते हैं। इस दूरी के कारण उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका रहन सहन सब विशिष्ट हो जाता है। इस बात को हम अरुणाचल प्रदेश के में विशेष रूप से देखते हैं। इस प्रदेश में मोनापा आदि, अपातानी, नोकटे, वांचो आदि कई जनजातियां हैं। यानी कि बच्चों, जो ट्राइब्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। आपको बता दिया कि कौन कौन सी जनजातियां हैं। इन सब जनजातियों की संस्कृति बहुत विशिष्ट है। रंग बिरंगी पोशाक, विशिष्ट नृत्य शैली, संगीत और वाद्य यंत्र आदि के कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है। अरुणाचल प्रदेश की आबादी क्षेत्र के हिसाब से बहुत कम है। तो बच्चों, आपको एक दृश्य दिखाया गया है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के वासियों का और अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते बच्चों, एक घाटी से दूसरी घाटी की दूरी के कारण हर घाटी की अपनी एक अलग भाषा विकसित हो गई है। आप जानते हैं कि तमिल या बांग्ला जैसी भाषाएं बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन अरुणाचल में ऐसी भी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। पहाड़ी प्रदेश की दूसरी बड़ी विशेषता उसकी हरियाली है, क्योंकि पहाड़ों पर आमतौर पर अच्छी बारिश होती है। आपने सुना होगा कि मेघालय राज्य में चेरापूंजी नामक पहाड़ी स्थल है जहां वर्ष भर बारिश होती थी। यह भी कहा जाता था कि चेरापूंजी में संसार में सबसे अधिक बारिश होती थी। आज संसार में हर जगह मौसम के परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस कारण अब चेरापूंजी में भी बारिश कम होने लगी है। फिर भी इन सारे प्रदेशों में भारत के अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों का वन का विकास हो जाता है। इन वनों में फिर वन्य जीवन का भी विकास होता है। असम राज्य में काजीरंगा नामक क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में गैंडे और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? असम भारत में अकेला प्रदेश है जहां गैंडे हैं। पहाड़ी प्रदेशों में बारिश के कारण यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के कारण सारे पहाड़ी प्रदेशों में लकड़ी का काफी प्रयोग होता है। जैसे कि आप बस या टैक्सी में प्रदेशों के अंदर प्रवेश करेंगे, आप सड़क के दोनों ओर लकड़ी के बने छोटे और सुंदर मकान देख सकते हैं। चूंकि ये सड़कें पहाड़ पर बनी होती हैं, घरों को हमें पहाड़ की ढलान पर बनाना पड़ता है। इस कारण मैदान की तरह यहाँ पक्की नींव वाले मकान नहीं बनते, बल्कि छोटे लकड़ी के घर लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। आगे के खंभे छोटे और पीछे के खंभे बड़े। कई घर पूरी लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी के खंभे ईंट गारे के मकान का बोझ नहीं उठा सकते हैं। जंगल की लकड़ी इन प्रदेशों के व्यापार का भी एक साधन है और संस्कृति का भी एक अंग है। कई प्रदेशों से लकड़ी दूसरी जगहों पर जाती है। यह इनकी आमदनी का एक स्रोत है। लकड़ी जिसमें हम बांस को भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है। कई प्रदेशों में लकड़ी या बांस की बनी हस्तकला की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं। बांस की बनी टोकरियां, बजाने के ड्रम आदि लोगों की आमदनी के स्रोत हैं।
पहाड़ी जीवन की एक और विशेषता उसकी कृषि से जुड़ी है। गेहूं, गन्ना आदि फसलें मैदानों में उगाई जाती हैं क्योंकि उनके नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। पहाड़ों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है। इस कारण यहाँ की खेती यहाँ की आबोहवा के अनुरूप होनी चाहिए। संयोग की बात है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ सबसे उत्तम है। उसे नियमित रूप से पानी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी नहीं जमा होना चाहिए। इसीलिए पहाड़ की ढलान में ही चाय के लिए सीढ़ियों की तरह चारों ओर क्यारियां बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में चाय की खेती जो ही जगह होती है, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के आसपास और पूर्व के इन प्रदेशों में असम, मेघालय, दार्जिलिंग आदि स्थानों में विश्व की बहुत पसंदीदा चाय पैदा होती है। पहाड़ी प्रदेशों की कुछ समस्याएं भी हैं। इन 7 प्रदेशों में केवल कुछ जगहों पर रेल से पहुंचा जा सकता है। असम राज्य में गुवाहाटी तक, नागालैंड में कोहिमा तक, त्रिपुरा में अगरतला तक तथा अन्य राज्यों के भी कुछ क्षेत्रों में रेल जाती है। लेकिन अभी भी सब जगह जाने के लिए लोगों को बस का सहारा लेना पड़ता है। पहाड़ों में बस बड़ी धीमी गति से जाती है, इसीलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। इसके अलावा यदि हम इन प्रदेशों में प्रशासनिक सुविधाओं पर गौर करें तो विगत कुछ वर्षों में यथासंभव सुधार हुए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है, जबकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी संस्कृति है। संस्कृति के मुख्य तत्व के रूप में हम संगीत और नृत्य को ले सकते हैं। भारत में 2 तरह के नृत्य के रूप मिलते हैं। एक और शास्त्रीय नृत्य और संगीत है, जिसके पीछे वर्षों पुरानी विरासत है। इस तरह के नृत्यों में दक्षिण का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, ओडिशा का ओडिशा नृत्य आदि मशहूर हैं। इन नृत्य शैलियों के पीछे संस्कृति की पुरानी परंपरा है। मणिपुर में भी इसी प्रकार की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली विकसित हुई है। इसे मणिपुरी नृत्य कहा जाता है। नर्तकियां लंबे घेरे का घाघरा पहनकर मंद गति से गायन के साथ नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में गाए जाते हैं। यह नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। नृत्य का दूसरा महत्वपूर्ण रूप लोक नृत्य है। इसी संदर्भ में पूर्व के विविध क्षेत्रों के नृत्य आकर्षण के विषय हैं। असम राज्य में सबसे बड़ा त्योहार बिहू है। बिहू शब्द संस्कृत के विशु शब्द से निकला है, जो संवत्सर के वर्ष का अर्थ देता है। असम राज्य में सूर्य की गति पर आधारित नया वर्ष हर साल अप्रैल 14 या 15 को प्रारंभ होता है। इस अवसर पर पूरे असम में रोंगाली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें स्त्री पुरुष लोक धुन के साथ मस्ती में झूमते हुए नाचते हैं। असम में फसल काटने के अवसर पर 2 और बिहू के त्योहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू जनवरी में। इन अवसरों पर भी लोग खुशियां मनाते हैं और नाचते गाते हैं। इस प्रकार एक उल्लेखनीय लोक नृत्य मिजोरम का है, जिसे बांस का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में चारों तरफ लोग बांस की बल्लियां हाथ में लेकर उनका स्थान अदल बदल करते हैं। नाचने वालों को इन बांसों के बीच की जगह पैर रखकर नाचना होता है। अगर गलती से बांस बदलते समय पैर फंस जाए तो नाचने वाला नीचे गिर सकता है। इस तरह इस नृत्य में गति और कुशलता का सबसे अच्छा मेल दिखाई देता है। यह नृत्य देखने में अत्यंत रोचक लगता है। अरुणाचल आदि प्रदेशों में हर जनजाति की अपनी विशिष्ट लोक नृत्य की शैलियां हैं। वे अलग अलग पर्वों, त्योहारों और संदर्भों में सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। पूर्वोत्तर के प्रदेशों के संदर्भ में हम कुछ विशेष बातें देख सकते हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है। कई प्रदेशों में लकड़ी और खनिज पदार्थों का अच्छा भंडार है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। असम राज्य में तेल का अच्छा भंडार भी उपलब्ध है। इन सब के बावजूद इस क्षेत्र में विकास कम हुआ है, क्योंकि यहाँ यातायात, बिजली, पानी आदि सुविधाओं की कमी है। भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिनसे इन प्रदेशों का विकास हो सके। शिक्षा की कमी भी एक समस्या थी और उच्च शिक्षा की उपलब्धि भी सीमित रही। लेकिन
अब स्थिति में परिवर्तन आया है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विस्तार हुआ है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो 7 राज्य पूर्वोत्तर में है, उनके बारे में नवीन जानकारियाँ प्राप्त की होंगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इसका पढ़ाई करेंगे, अच्छे से इसका अभ्यास भी करेंगे। तो पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए।